बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हम देखने जाएंगे दैट इज़ कि हम जो सब रूटीन जब हम कॉल करते हैं तो उसके अंदर हम पैरामीटर पासिंग कैसे करते हैं यूजिंग रजिस्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास रजिस्टर्स कौन से हैं और उनकी कैपेसिटी क्या है। ये हमने पहले ही बात की थी कि हमारे पास जो मेन रजिस्टर्स मौजूद हैं स्टार्टिंग फ्रॉम R0 टिल R15, ये 15 रजिस्टर्स हैं और ये 32 बिट के रजिस्टर्स हैं, जिसमें जो रजिस्टर्स हैं हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम R0 टिल R7, ये हमारे लो रजिस्टर्स कहलाते हैं। और जो हमारे पास हैं स्टार्टिंग फ्रॉम R8 टू R12, ये हमारे पास हाई रजिस्टर्स कहलाते हैं। और ये दोनों मिलके जो हैं ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक तीसरी कैटेगरी मौजूद है दैट इज़ R13, R14 एंड R15। ये इनके कुछ स्पेशल पर्पस भी हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं R13। तो R13 जो है ये स्टैक पॉइंटर है, और ये जो है अगर हम मेन स्टैक के अंदर काम कर रहे हो तो ये मेन स्टैक पॉइंटर के तौर पे काम करता है, MSP के तौर पे। और हम जो है अगर हम प्रोसेस के अंदर हम काम कर रहे हो तो हम इसको PSP कहते हैं वहाँ पे। और R15 इज़ आवर प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर का हमने पहले भी जिक्र किया था कि प्रोग्राम काउंटर के पास जो वैल्यू होती है दैट इज़ बेसिकली एड्रेस ऑफ योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कुछ और हमारे पास स्पेशल रजिस्टर्स मौजूद हैं जिनमें हमारे पास PSR मौजूद है विच इज़ प्रोसेस स्टेटस रजिस्टर। उसके अलावा बेस PRI मास्किंग, फॉल्ट मास्क एंड कंट्रोल रजिस्टर। ये पांचों भी 32 बिट हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। सो दैट मीन्स कि इनकी हर वैल्यू जो है या इनके अंदर जो बिट्स की वैल्यूज़ है वो हमें स्पेशल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। जस्ट लाइक हमने क्योंकि बाकियों का भी जिक्र नहीं हुआ हुआ, PSR के अंदर हमने जिस तरह हमारे पास फ्लैग्स आ जाते हैं और ये जब हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उसकी कंडीशन को हमें आइडेंटिफाई करता है, जस्ट लाइक उसके रिजल्ट में कैरी फ्लैग एक्टिव हुआ है या हमारे पास आंसर ज़ीरो आया है या नेगेटिव आया है या थिंग्स लाइक दैट। तो उनके लिए हम XPSRs को यूज़ करते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमने कोई सब रूटीन कॉल करनी हो, जस्ट लाइक एक फंक्शन है, आपने एक फंक्शन बनाया है और आप उस फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। तो अमूमी तौर पे हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हमने काम मुकम्मल करें और मुकम्मल करने के बाद हमने वापस आना है। जब हमने वापस आना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ तक हमने एग्जीक्यूट कर ली थी, और उसके बाद हम जब उसको छोड़ के जाएंगे तो हमारे पास फंक्शन से वापस आके हमने एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करनी है। सो दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ये एक मेन फंक्शन है और उसके अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और यहाँ पे आता है BL फू। सो ये एक सब रूटीन है नीचे जो कि फू के नाम से है। तो जब ये एग्जीक्यूट करेगी और जब ये एंड होगी तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, ताकि हम अपना जो एक फ़्लो था जो तोड़ तोड़ कर गए थे हम उस फ़्लो पर वापस आ सकें। सो जब हमारे पास इस काम के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है दैट इज़ BL, और आगे हमारे पास लेबल मेंशनड होता है। जिस तरह यहाँ पे हमने फू को लिखा है, फू इज़ अ जनरल वर्ड जो कि आम अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपका जो न्यूमेरिक यूज़ हो रहा है दैट इज़ BL। तो पहला जो इसके स्टेप्स हैं कि जब भी आप एक सब रूटीन को कॉल करेंगे तो आपने दो काम इसके अंदर होंगे जब आप BL और लेबल लगा के जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो लिंक रजिस्टर है उसके अंदर आपका प्रोग्राम काउंटर के अंदर 4 इंक्रीमेंट के बाद लिंक रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाएगा। अब ये सवाल होता है कि ये इसके +4 करके क्यों हुआ है। बेसिकली जब आप
इस पॉइंट पर थे और आपने BL को एग्जीक्यूट किया, तो जब आपने BL को एग्जीक्यूट किया तो आपके प्रोग्राम काउंटर का जो काम था वो ख़त्म हो चुका है यहाँ तक, क्योंकि जब वो आपको इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दे देता है तो उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है। तो आप उसके अंदर +4 कर देते हैं, और जब आप +4 करेंगे, क्योंकि 32 बिट रजिस्टर्स हैं, तो वो अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करेगा। सो आपने प्रोग्राम काउंटर के अंदर +4 किया तो ये अगली इंस्ट्रक्शन दिस वन, इसको उसने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, और ये जो एड्रेस आएगा इसको आपने लिंक रजिस्टर में स्टोर करवाया है। और ये वो पॉइंट है जब आप इस सब रूटीन को आप जब मुकम्मल कर लेंगे और यहाँ से आपने वापस आना होगा एंड प्रोसीजर के बाद, तो आपने इस पॉइंट पर वापस आना है। सो इस जगह का एड्रेस आपने अपने लिंक रजिस्टर में सेव करवा दिया है। अब आपने देखना है कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपने लेबल डालना है। सो दैट मीन्स कि बेसिकली जो आपने ये पॉइंट देखा था, ये लेबल असल में क्या है। आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती कि आपका जो सब रूटीन है वो किस एड्रेस से स्टार्ट हो रही होगी, तो आप एक जनरल नेम उसको असाइन कर देते हैं। सो जब आप उसको नेम को देखते हैं तो आप जब उसको कोरिलेट करते हैं, तो जहाँ पे वो आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन दे दी, अब उस लेबल के ऊपर वो जाएगा और उस जगह के एड्रेस को उठाकर वो यहाँ पे लाके सेव कर देगा, ताकि आपको पता हो कि अब आपने यहाँ से अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करना है। सो आपके प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस होगा वो इस लोकेशन का होगा, और यहाँ से आप अपनी सब रूटीन जो है उसको कंप्लीट करना शुरू करेंगे। और एज सुन एज पॉसिबल आपकी एंड प्रोसीजर होता है, तो दैट मीन्स आपकी कॉल जो है वो एंड हो चुकी है, तो आपने वापस जाना है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ से आप छोड़कर आए थे। अब हमने जब ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया तो अब हमने वापस जाना है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड मौजूद है दैट इज़ BXLR। ये BXLR करता क्या है? जब आप BXLR करते हैं तो जो आपने लिंक रजिस्टर के अंदर एक एड्रेस सेव करवाया था, विच इज़ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जहाँ से आपने कॉल इनिशिएट की है या सब रूटीन इनिशिएट की है, उससे अगली इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस आपने सेव करवाया था लिंक रजिस्टर के अंदर। तो जब आप BXLR करते हैं तो जो लिंक रजिस्टर के अंदर आपने एड्रेस सेव करवाया है वो आप प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो है वो सेव करवा देते हैं। सो दैट मीन्स कि अब उसने बजाय ये कि किसी अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे, वो ऑटोमेटिकली जंप करेगा और प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, तो अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अब आपने ये वाला डाल दिया है, तो ऑटोमेटिकली अब प्रोग्राम काउंटर इस पॉइंट के ऊपर आके अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखा और जब वो कंपाइल हुआ तो जब आपने BL इनेबल किया तो वो ये जो आपका लेबल लिखा हुआ है इनेबल, वो इस पॉइंट पर जाएगा और जाके अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। और जब यहाँ से इसने वापस आना है उस पॉइंट पे जो इसकी अगली इंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए आप BXLR करेंगे। तो LR जो है वो लिंक रजिस्टर जो है वो उस इस लोकेशन का एड्रेस वापस प्रोग्राम काउंटर में डालेगा और आपका प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली इसको एग्जीक्यूट करके अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। जब हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं तो हमारे रजिस्टर्स का जो है बिहेवियर क्या है। जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम R0 टू R3, ये जो हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं ये आर्गुमेंट पासिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। सो दैट मीन्स के हम जो हैं 32 बिट के 4 आर्गुमेंट जो हैं वो उसमें पास ऑन कर सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है उसका साइज़ 64 हो जाए तो हम आर्ग्यूमेंट यानी R0 और R1 का एक पेयर बना देते हैं और R2 और R3 के ये पेयर दो बना देते हैं। सो अगर हमने 64 बिट को पास ऑन करना हो, और इसी तरह जो हमारे प्रोसीजर के अंदर जो अगर हमारा एंड रिज़ल्ट है उसकी रिटर्न वैल्यू जो है वो भी हमारे पास रजिस्टर R0 में ही स्टोर होती है। सो इस चीज़ को रिमेंबर रखें कि जब आप पैरामीटर पासिंग करेंगे अपने प्रोसीजर कॉल के अंदर,
तो उसके अंदर ये चारों रजिस्टर जो हैं वो आर्गुमेंट पासिंग और रिटर्न वैल्यू के लिए यूज़ होंगे। और इसी तरह अगर आपका जो वैल्यू है अगर वो 32 और 64 से बड़ा हो जाता है और 128 साइज़ का हो जाता है, तो ये चारों रजिस्टर जो हैं R0 से मिले के R4 तक ये मिलकर उस आर्ग्यूमेंट को होल्ड करेंगे जो हमने प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर कॉल करने के अंदर यूज़ करना है। इसी तरह जो हमारे पास R4 से लेके R11 तक रजिस्टर्स हैं, ये एज ए वेरिएबल के तौर पे काम करते हैं जब हमने जो है उसको पास ऑन करना हो, जो हमने प्रोसीजर पे काम करना हो, तो उसके लिए जो हमें वेरिएबल्स चाहिए तो उनके लिए हम ये रजिस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। जो R12 है ये बेसिकली एक इंटर प्रोसीजर कॉल रजिस्टर है जो कि इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को स्टोर करता है जब आपको इसमें कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे होते हैं। सो ये जो है R12 जो है ये जो है आपका इंटर प्रोसीजर कॉल रजिस्टर कहलाता है इसमें। इसके बाद बात आ जाती है स्टैक पॉइंटर की। तो स्टैक पॉइंटर के अंदर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम एक प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं और जब हम उस प्रोसीजर से बाहर आए हैं तो दोनों के बाद वैल्यू उसकी जो स्टैक पॉइंटर है वो सेम होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब आप एक प्रोसीजर के अंदर जा रहे हैं तो आप कुछ आर्गुमेंट्स या कुछ रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को स्टोर करवा के जा रहे होंगे ताकि आप जब वापस आएँ तो आपको वही वैल्यूज़ वापस मिल जाएं, आप उनको यूज़ कर सकें अपने रिमेनिंग वर्क के लिए। सो तो जहाँ पे आपने जो वैल्यू स्टोर करवा के जाएंगे आपको वापस आते हुए वही चीज़ें वही वैल्यूज़ आपको दोबारा अपने रजिस्टर्स के अंदर वापस चाहिए। सो आपने इस चीज़ का अरेंजमेंट रखना है कि आप जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं और जो आप निकाल रहे हैं उनका बैलेंस उतना ही हो, यानी जितनी आपने उसमें वैल्यूज़ पुश करवाई हैं और जो पॉप्स करवाई हैं वो आपने उसके मुताबिक बराबर रखें ताकि आपका जो वर्क है वो डिसबैलेंस ना हो। हाँ, अदरवाइज़ आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर आपकी फिजिबिलिटी है। अगर आप इंटेंशनली अपने पॉप्स या पुश जो हैं वो जो है अगर पुश ज़्यादा करवाना चाहते हैं और पॉप कम करवाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो आपके पास फिजिबिलिटी ज़रूर मौजूद है। अब बात आ जाती है हमारे पास लिंक रजिस्टर की। लिंक रजिस्टर जो है इसकी वैल्यू सेम नहीं होगी बिफोर कॉलिंग एंड आफ्टर द कॉल ऑफ द सब रूटीन। उसकी वजह ये है कि जब आप प्रोसीजर को कॉल करने जा रहे हैं तो आप अपने जिस जगह से आपने प्रोसीजर को कॉल किया है उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आप सेव करवा कर जाएंगे और जब आप वापस आएंगे तो आपने वो वाला एड्रेस उसके अंदर वापस रखवा दिया तो आपकी जो वैल्यू है वो डिफ़र करेगी यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है। डेफिनेटली प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू भी डिफ़र करेगी क्योंकि जाते हुए आप जो है लिंक रजिस्टर के अंदर इसकी वैल्यू रखवा के जा रहे हैं आपके मेन प्रोग्राम की। सो यहाँ पे जो आपको प्रोग्राम काउंटर की एड्रेस जिसको ये पॉइंट कर रहा है आप उस जगह का एड्रेस इसके अंदर सेव होगा। लेकिन जब आप सब रूटीन में चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली एकदम चेंज हो जाएगी और जब आप वापस आएंगे तो इसके अंदर वो वाला एड्रेस होगा जहाँ से आप छोड़ के गए थे उसी अगली इंस्ट्रक्शन को ये पॉइंट आउट कर रहा होगा। इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने बात की कि अगर हमने आर्गुमेंट पास करने हैं तो हमने अगर 32 बिट के आर्गुमेंट पास करने हैं तो हमारे पास ये चार रजिस्टर्स मौजूद हैं स्टार्टिंग फ्रॉम R0 टिल R3। तो हम 32 बिट के चार आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, या अगर हमारे आर्गुमेंट का साइज़ बड़ा है तो हम 64 बिट का आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। इन दैट केस R0 और R1 हमारे पास जो है सेट बन जाएगा और R3 और R2 का सेट बन जाएगा, जिसमें R0 जो है वो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी और कंटेन करेगी, और इसी तरह जो R1 है ये इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है डाटा को कंटेन करेगा। इसी तरह R2 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट को कंट्रोल करेगा, कंटेन करेगा, और R3 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट को कंटेन करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट साइज़ है अगर वो 64 से बड़ा होकर 128 साइज़ का हो जाता है तो हम उसके केस में चारों बाइट्स को चारों रजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम R0 टू R3।
और R0 डेफिनेटली कंटेन करेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट को, और R3 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट को कंटेन करेगा। उसके बाद जब हम उसके अंदर आर्गूमेंट पासिंग कर लेंगे और हम अपने जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे जो हमारी सब रूटीन का पार्ट है, उसके बाद हमारे पास डेफिनेटली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास एक रिज़ल्ट जनरेट हो। तो वो जो रिज़ल्ट जनरेट होगा वो हमारे पास रिटर्न वैल्यू R0 में आएगी। ये सेम वही उलट चलेगा काम कि अगर तो वो आंसर जो है वो 32 बिट का है तो वो R0 में कंटेन होगा, अगर वो 64 बिट का है तो वो R0 और R1 में कंटेन होगा, और अगर वो रिज़ल्ट जो है वो 128 बाइट का हो जाता है, सॉरी ये 128 बिट का हो जाता है, तो वो ये चारों रजिस्टर्स के अंदर कंटेन होगा, जिसमें हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो R0 में होगी और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा वो R3 में होगा। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं इनके अंदर अगर आप ये देखें कि ये वो चार रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर आपकी आर्गुमेंट पासिंग होनी है फॉर योर सब रूटीन। लेकिन इसमें चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि जब आपको जाना है सब रूटीन के लिए तो इसके डेफिनेटली आप सब रूटीन में जाने से पहले इन रजिस्टर्स को सेव जो है वो उसके अंदर भी कोई मैनिपुलेशन एक्सपेक्टेडली कर सकते हैं। तो अगर आप एक सब रूटीन में जाने लगे हैं तो इसका डाटा जो है आपको खुद से सेव करवाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जब आप सब रूटीन में जाएंगे तो ये डाटा सेव नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने आर्गुमेंट्स को होल्ड करना है और रिजल्ट्स को होल्ड करना है। तो ये इनके अंदर जो डाटा है वो मैनिपुलेट हो जाएगा या इसके अंदर टेम्पररी वैल्यूज आ जाएंगी। सो कॉलर डजंट एक्सपेक्ट देम टू बी रिटेन्ड। तो बीइंग कॉलर जो है जिसने कॉल किया है उसको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे इसमें डाटा सेव रहेगा। हाँ, अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी कि ये डाटा आपका रिटेन नहीं रहेगा। इस चीज़ की आपको जो कॉलर है उसको पता है कि इसने डाटा नहीं रिटेन नहीं रहना, लेकिन जो कॉली है जिसने कॉल किया है, जिसको कॉल हुई है, वो एक्सपेक्ट करता है कि ये वाला जो डाटा है ये डाटा रिटेन्ड है। सो आपने ये बात इसलिए समझाना ज़रूरी है कि जब आप कॉल कर रहे हैं सब रूटीन को तो इनका स्टेटस क्या होगा आपने, क्योंकि हमने इनको एज अ वेरिएबल आगे यूज़ करना है। तो आपको इन रजिस्टर्स की वैल्यू को इस तरीके से सेव करवाना है कि ये आपको जहन में रहे कि जब आप कॉल से वापस आएंगे तो ये डाटा जाते हुए आर्ग्यूमेंट होल्ड करता हुआ जाएगा और वापस जब आएगा तो इसके अंदर रिजल्ट हो सकता है। जबकि ये वाले जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं ये वहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज़ करने हैं। तो हमें इन रजिस्टर्स की वैल्यू को जो है कॉल करते हुए किसी सब रूटीन में जाते हुए इनको सेव करवाना पड़ेगा और वापस आने पे हमें इनको रिटेन भी करवाना पड़ेगा। सो हमें इस लिहाज से अपना कोड लिखना पड़ेगा कि जाते हुए इन रजिस्टर्स की वैल्यू को कहीं सेव करवाएं जस्ट लाइक स्टैक, और जब ये वापस आएँ तो हम इनको दोबारा रिटेन करें, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। लेट्स सी कि हमने R2 के अंदर एक रिज़ल्ट सेव करवाना है जिसके अंदर हमने R0 को R0 के साथ मल्टीप्लाई किया और R1 को R1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बेसिकली अगर आप इसका एक सी प्रोग्राम देखें तो उसमें तो ये कि जी आपने दो आर्गुमेंट पास किए विच इज़ दिस एक्स एंड दिस इज़ वाई। तो आपने एक्स और वाई जो दो आर्गुमेंट हैं वो आपने पास ऑन किए हैं अपने एक फंक्शन के अंदर, और आपने इन दोनों को आपस में इनका दोनों को स्क्वेयर्स करके तो दोनों को आपने ऐड कर दिया है और जो आपका रिज़ल्ट जनरेट हुआ है उसको आपने रिटर्न कर दिया। तो ये तो है आपका सी प्रोग्रामिंग। अब हम देखते हैं इसके अगेंस्ट जब हम बात कर रहे हैं, अब हमने असेंबली कोड लिखना है। तो आप ये चीज़ देखेंगे, सपोज हमने इसको हम कह देते हैं R0, ये हमारे पास आ गया x और ये आ गया हमारे पास y। सो ये दोनों वेरिएबल्स आपने R0 और R1 में स्टोर करवाए, क्योंकि डेफिनेटली इसके बाद हम ये कर रहे हैं BLSSQ। SSQ इज़ बेसिकली द सब रूटीन या वो फंक्शन इसके अगेंस्ट
जो लिखा गया है। तो आपने इसको कॉल किया तो डेफिनेटली R0 R1 के अंदर जो वैल्यू है, दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स जो हमने पास ऑन किए हैं इस सब रूटीन के अंदर। अब यहाँ पे क्या किया, R0 को R0 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आपने स्टोर करवाया R2 में, R1 को R1 के साथ मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट स्टोर किया R3 में, और आपने R2 को R3 के साथ जो है वो ऐड करवाया और रिजल्ट आपका R2 में आया। ये यहाँ तक तो हमारे पास जो यहाँ पे बाकी चीज़ें चल रही थी एज इट इज़ है। लेकिन उसके बाद आपने देखा है मूव R0, R2। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा वो, या जो रिजल्ट जनरेट होगा वो R0 के अंदर होगा। जब R0 के अंदर हमारा पास आएगा तो रिजल्ट जो है वो बैक मूव करेगा। उसके बाद जब हम BXLR करेंगे तो ये वापस मूव करेगा टूवर्ड्स दिस सिचुएशन। तो आपने यहाँ पे क्या किया, अब आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका, क्योंकि आउटपुट रिजल्ट जो है वो R0 के अंदर है, अब आप यहाँ पे आके वापस अपनी रूटीन को जो है वो फॉलो करवा सकते हैं कि इसके बाद आगे क्या है, आगे आपने R2 में यूज़ किया या R3 में यूज़ किया। ये आपका एक अलहदा प्रोग्राम था, इसके अंदर से आपने इसको कॉल किया और इसने अपना रिजल्ट जो है वो जनरेट करने के बाद वापस इस पोजीशन पर भेज दिया। सो आपने जो आर्गुमेंट पास किया x इज़ योर R0, देन द सेकेंड आर्ग्यूमेंट y इज़ इन योर R1, और आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपका रिज़ल्ट है जो यहाँ पे आपने रिटर्न कर रहे थे यूजिंग z, वो आपने ये देखें रिटर्न किया था हमने, यहाँ पे z में किया था और यहाँ पे हमने R0 में इसको रिटर्न कर दिया। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो आपके प्रोग्राम काउंटर और रजिस्टर्स की वैल्यू किस तरीके से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में चेंज हो रही होंगी। आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले चूँकि हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो वैल्यू है दैट इज़ 128। तो सबसे पहले वो इस मेमोरी एड्रेस को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा और इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो है, सॉरी, इस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो जब वो इस पॉइंट करेगा तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी दैट विल बी मूव R0, R3। जब ये एग्जीक्यूट होगी तो आपके R0 रजिस्टर के अंदर 3 जो है वो वैल्यू जो है रखवा दी जाएगी। सो जब आप इसको यूज़ कर लेंगे तो आपका प्रोग्राम काउंटर जो है वो जो है वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। अच्छा, अब हमारी वैल्यू जो है वो आपने देखी कि चूंकि हमने ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है
तो इसके नतीजे में हमारे पास R0 के अंदर जो वैल्यू है दैट इज़ नाउ 3। और जब हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लेंगे तो डेफिनेटली जब हमें ये वाला एड्रेस जो है प्रोग्राम काउंटर ने दे दिया तो प्रोग्राम काउंटर का यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है। और जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा और जो है जब वो इंक्रीमेंट करेगा तो अपनी अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी अगली इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। सो जब इसका 128 से काम ख़त्म हो गया तो ये अगली इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। और जब वो उसको पॉइंट करेगा तो हमारी इंस्ट्रक्शन जब ये एग्जीक्यूट होगी तो वो बताती है हमें कि हमारे पास R1 रजिस्टर के अंदर 4 डिजिट जो है या 4 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने अगली को पॉइंट किया जिसके नतीजे में आपके पास R1 में 4 आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जब उसकी तरफ पॉइंट करेगा, जब हमें प्रोग्राम काउंटर ने इसका एड्रेस दे दिया इस लोकेशन का, तो हमारे प्रोग्राम काउंटर का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद जो उसने पॉइंट करना है दैट इज़ दिस लोकेशन। तो जब वो इस पॉइंट लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा और हमें ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए मिलेगी, तो ये इंस्ट्रक्शन हमें बताती है कि आपने ब्रांच करके जाना है लेबल एस एस क्यू के ऊपर। तो जब हमने एस एस क्यू के ऊपर जाना है, जब हमें ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोग्राम काउंटर ने दे दी है, तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रोग्राम काउंटर जो पॉइंट करेगा जिस लोकेशन को दैट विल बी दिस लोकेशन विच इज़ 080001 एंड 4। तो जब आप यहाँ से ब्रांच करके जा रहे हैं तो आपके पास जो क्या कहते हैं वैल्यू होनी चाहिए प्रोग्राम काउंटर के अंदर, वो होनी चाहिए 08000134। अब ये वाली जो वैल्यू है जो कि अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, ये आप अपने लिंक रजिस्टर में सेव करवा देंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से आप ब्रांच करके जा रहे हैं और आप जो ब्रांच यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ BL। दैट मीन्स कि जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है वो आप LR में सेव करवा रहे हैं। तो वो आपकी वैल्यू जो है दैट विल बी 0, यहाँ पे लिख देते हैं 08000134। ये वैल्यू जो है आप लिंक रजिस्टर में सेव करवाएंगे और जो आपके प्रोग्राम काउंटर में है वो आपके पास ये वाली वैल्यू जहाँ से आपका जो है वो SSQ प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा, उसकी वैल्यू जो है वो प्रोग्राम काउंटर में ला कर रख दी जाएगी। और वो एड्रेस जो है वो है हमारे पास ये वाला। तो हमारे पास अब जो प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू आएगी दैट विल बी 080001 3B। ये देखिए, दैट मीन्स कि अब आपने अगली वैल्यू जो है वो जो है वो स्टोर करवाई। इस पॉइंट की वैल्यू को हमने लिंक रजिस्टर में सेव करवाया और उसके बाद हमने जो प्रोग्राम काउंटर है उसके अंदर हमने अपने जो सब रूटीन है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने उसको या स्टार्टिंग एड्रेस उसको हमने दे दिया। अब ये एड्रेस जो है यहाँ से कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे जो आपकी इंस्ट्रक्शन है दैट इज मल्टीप्लाई R2 R0 R0। सो ये इंस्ट्रक्शन जो है R0 की वैल्यू को R0 के साथ मल्टीप्लाई करेगी which is 3 multiplied by 3 is equal to 9। तो जो ये 9 है इसको स्टोर कहाँ पे करवाया जाएगा R2 रजिस्टर के अंदर। सो यहाँ पे फिर वही बात एक मरतबा रिपीट करना ज़रूरी है कि अगर तो ये थम जो है हमारे पास मॉड चल रहा है तो फिर ये ऑटोमेटिकली 134 के बजाय ये 135 हो जाएगा। उसकी वजह वही है कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारे पास 1 हो जाएगी। अच्छा, इसका डायरेक्टली आपकी एड्रेसिंग पे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ आपकी अगर ये सिंगल बिट जो है ये 1 इंक्रीमेंट कर जाए या 1 डिक्रीमेंट कर जाए तो ये इसका इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि आपका प्रोग्राम काउंटर जो है वो 16 मॉड में चल रहा है या 32 बिट मॉड में चल रहा है। दोनों के अंदर जो है वो बिट नंबर 1 जो है वो यूटिलाइज नहीं होती क्योंकि दोनों जो है वो 2 इंक्रीमेंट या 4 इंक्रीमेंट पर चल रहे हैं और दोनों जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है। सो ये अगर आपका ऑड नंबर हो भी जाता है तो उसका आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। आपकी एड्रेसिंग जो है वो बाकी नंबर से ही बन जनरेट हो रही होगी। सो आपके पास जो है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी कि आप थंब मॉड में वर्किंग कर रहे हैं या फिर आप जो है वो ARM मॉड में काम कर रहे हैं। खैर, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट जनरेट होगा दैट विल बी
in R2 which is 9. So आपके पास R2 के अंदर हमारे पास 9 सेव हो गया है, और उसके बाद सेम इसी तरह जब हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है विच इज़ 13C, ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा। तो जब वो इसके पास जाएगा तो जब हमारे पास CPU को ये इंस्ट्रक्शन हैंड ओवर हो जाएगी विच इज़ R1 मल्टीप्लाई बाय R1 एंड स्टोरिंग द रिजल्ट इन R3, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो 16 जनरेट होगा और वो R3 में स्टोर हो जाएगा, और हमारा प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट को पॉइंट करेगा विच इज़ एडिशन ऑफ R2 विद R3। तो जब आप R2 को R3 के साथ ऐड करेंगे और रिज़ल्ट को R2 में सेव करवाएंगे तो आपका 16 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 25, और रिज़ल्ट जो है वो सेव हो जाएगा आपके R2 के अंदर। ये आपका रिज़ल्ट अपडेट हो गया। लेकिन हमें चूँकि पता है कि जब भी हम सब रूटीन कॉल करते हैं हमारा रिज़ल्ट जो है जो जनरेट होगा सब रूटीन से वो R0 रजिस्टर के अंदर होगा, तो हमने R0 रजिस्टर के अंदर अपनी वैल्यू को वापस स्टोर करवाया। और चूँकि इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है या इंस्ट्रक्शन आ रही है दैट इज़ BXLR, तो BXLR जो है ये हमें पॉइंट आउट कर रही है कि जो लिंक रजिस्टर के अंदर वैल्यू मौजूद है या जो एड्रेस लिंक रजिस्टर में मौजूद है इसको अब हमने रिप्लेस करना है प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस के साथ। तो जब हम इसके ऊपर पहुंचेंगे या इस एड्रेस पे पहुंचेगा प्रोग्राम काउंटर, तो वो इस एग्जीक्यूशन के केस में प्रोग्राम काउंटर को के अंदर मौजूद एड्रेस को रिप्लेस कर देगा लिंक रजिस्टर के अंदर मौजूद एड्रेस से, और जब ये उसको रिप्लेस करेगा तो हम वापस इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पर आ जाएंगे। सो यू कैन सी कि इसके बाद हमारे पास जो एड्रेस आएगा दैट इज़ 134। तो आप जो है इसको पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर आप ये देखेंगे कि आपका लिंक रजिस्टर जो है वो प्रोग्राम काउंटर में जब वो कॉपी हुआ है तो वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और इस पॉइंट आउट करने के केस में R0 के अंदर जो वैल्यू है उसने उसको R2 में जो है वो प्लेस कर दिया। अब ये वैल्यू चूँकि वेरिएबल हैं तो अब आपने इसको, क्योंकि अब दोबारा इस एरिया में वापस आ गए हैं मेन कोड के अंदर, सब रूटीन से वापस आ गए हैं, तो इट डजेंट एक्सपेक्ट कि आपकी R2 की वैल्यू जो है वो रिटेन हुई होगी या वट एवर आपने इसको यूज़ करना है या नहीं करना। यहाँ पे अब R2 को आप दोबारा यूज़ कर रहे हैं। आपके इस केस में अब आपके पास R2 की वैल्यू जो है वो 25 हो गई है। और जब आपके पास हमने ब्रांच एंड एल किया है विच इज़ के आपका अब जो है वो प्रोग्राम जो है एंड हो रहा है, तो या आप एंड एल के ऊपर जो है वो ब्रांच करके जा रहे हैं जो कि सिंपल ब्रांचिंग है, तो आपका एड्रेस कौन सा था, ये वाला, लेकिन एल आर के अंदर जो वैल्यू है वो वाली मौजूद है जहाँ से आपने स्टोर करवा के आप उसको गए थे। ये चीज़ हमें ये एक एग्जांपल है इसको समझाने के लिए कि आपका जो सब रूटीन की कॉलिंग है वो बेसिकली वर्क किस तरह कर रही है। वेल, इन द लास्ट एग्जांपल हमने दो चीज़ें डिस्कस की कि हमारा प्रोग्राम काउंटर या तो 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है या 4 का इंक्रीमेंट कर रहा है, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है एल आर की इज़ ऑलवेज 0, ये दोनों झूठ हैं। रियलिटी क्या है, आपका प्रोग्राम काउंटर हमेशा 4 का इंक्रीमेंट करेगा। ईच टाइम 4 बाइट्स विल बी फेच्ड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन मेमोरी। अगर आपके पास अब ये जो है जब भी वो 4 बाइट यूज़ करेगा, अब आपने ये जो फेच्ड डाटा है वो 16 बिट इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, लेकिन इंक्रीमेंट आपका प्रोग्राम काउंटर 4 का ही कर रहा है। अगर तो आपकी इंस्ट्रक्शन मोड 32 बिट है तो आपकी एक इंस्ट्रक्शन होगी 32 बिट की, लेकिन अगर आपके पास 16 बिट इंस्ट्रक्शन मोड है तो वो ऑटोमेटिकली दो इंस्ट्रक्शंस को फैच कर लेगा यहाँ से। और जो आपकी इंस्ट्रक्शन आई है उसके अंदर हमारे पास जो 11 to 15 बिट हैं वो हमें आइडेंटिफाई करेंगी कि आपके पास जो है वो 16 बिट इंस्ट्रक्शन है या वो 32 बिट इंस्ट्रक्शन है।
आप ये देख सकते हैं कि अगर आपके इंस्ट्रक्शन का जो जो 11 to 15 बिट्स हैं, दीज बिट्स, अगर ये इस तरह का कोई नंबर कंटेन करती हैं तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ रिप्रेजेंट करेंगी 32 बिट इंस्ट्रक्शन को। अदरवाइज़ ये इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट होगी। और आपकी जो लिंक रजिस्टर है उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमेशा 1 होगी ARM कॉर्टेक्स M के केस में। क्यों? क्योंकि आपके पास जो प्रोसेसर है उसके अंदर दो मोड्स, हमने पहले ही बात की कि ARM अगर ज़ीरो होगा तो वो ARM मोड होगा, और अगर वो 1 होगी तो वो आपका थंब मोड होगा। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कॉर्टेक्स M जो है वो सपोर्ट ही सिर्फ थंब मोड करता है, इसलिए आपकी लिंक रजिस्टर की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमेशा 1 होगी। होपफुली ये आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।